तो नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, राम राम, खम्मा गणी दोस्तों। मैं रजनी स्वागत करती हूँ आपका हमारे चैनल द सक्सेस में। तो दोस्तों आज है 28 में और सुबह के बज गए हैं 6। तो गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। और आज का जो हमारा पहला वीडियो है वो है आंसर राइटिंग। और आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ रविंद्रनाथ टैगोर। हमारी संस्कृति में से क्वेश्चन लेके आई हूँ दोस्तों। पिछली बार हमसे पूछा गया था भारतेंदु हरिश्चंद्र और उनके बारे में 5 नंबर का क्वेश्चन हमसे पूछा गया था। तो 5 नंबर मतलब 7-8 लाइन उनके बारे में लिखनी थी। 5 नंबर मतलब 50 शब्द लिख रहे थे। 50 शब्द वैसे 5 लाइनों में आते हैं, लेकिन 7-8 लाइन हम भर ही देते हैं उसके लिए। तो हो सकता है रविंद्रनाथ टैगोर दोस्तों चर्चा में रहते ही हैं। और वैसे भी रविंद्रनाथ टैगोर जो पश्चिम बंगाल इलेक्शन से भी बहुत चर्चा में आए हैं, तो हो सकता है उनके बारे में हमसे पूछ लिया जाए। तो मैंने सोचा कि कुछ पढ़ लेते हैं आज रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में, करंट से डिफरेंट चीज़ें। तो इसलिए मैं आज आपके सामने लेके आई हूँ रविंद्रनाथ टैगोर। तो दोस्तों गुरुदेव, कबीर गुरु और बिस्वा कवि, ये इसलिए कबीर गुरु, गुरुदेव, बिस्वा कवि, ये बंगाली थे ना, इसलिए बंगाली विश्व कवि, हम क्या बोलेंगे विश्व कवि है ना, और बंगाली में बोलते हैं बिस्वा कवि के नाम से प्रसिद्ध टैगोर का जन्म 7 मई 1861 को कोलकाता में हुआ था। दोस्तों जन्म इनका कोलकाता में ही हुआ था 7 मई 1861 को। तो हम यहाँ से इंट्रोडक्शन स्टार्ट करेंगे कि गुरुदेव के नाम से, कबीर गुरु के नाम से, कवि गुरु के नाम से, कवि गुरु मतलब कवि गुरु, जिसे बंगाली में कवि गुरु बोल देते हैं ना, और बिस्वा कवि के नाम से प्रसिद्ध टैगोर का जन्म 7 मई 1861 कोलकाता में हुआ था। अगर बात करें टैगोर का किस क्षेत्र में योगदान है, तो वे एक बंगाली कवि थे, उपन्यासकार थे, चित्रकार थे, तथा उन्होंने पश्चिम में भारतीय संस्कृति को अत्यधिक प्रभावकारी ढंग से पेश किया। दोस्तों ना सिर्फ वे एक कवि थे, ना सिर्फ एक उपन्यासकार थे, बल्कि वो चित्रकार भी थे। और कवि के साथ साथ दोस्तों वो गाने गाते भी थे, गाने लिखते भी थे, है ना। तो उन्होंने भारतीय संस्कृति को दोस्तों पश्चिमी सभ्यता के सामने पेश किया। उनसे पहले हमारे देश में कोई इतना बड़ा कवि नहीं हुआ था जो हमारी संस्कृति को पश्चिमी सभ्यता में पेश कर सके, बिकॉज वो बंगाली के साथ साथ इंग्लिश में भी लिखते थे, है ना, क्योंकि पढ़े लिखे परिवार से बिलोंग करते थे दोस्तों वो। तो इंग्लिश में भी लिखते थे, और इंग्लिश में जब लिखेंगे तो पश्चिम के लोग उसे पढ़ेंगे, क्योंकि उनकी मतलब इतनी प्रभावी लेखन शैली थी कि लोग पढ़े बिना रह नहीं सकते थे। तो भारतीय सभ्यता और संस्कृति को पश्चिमी सभ्यता में प्रभावशाली ढंग से पेश करने में भी उनका योगदान बना जाता है। रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा ही गांधी जी को महात्मा की उपाधि दी गई। आज अगर हम महात्मा गांधी को महात्मा जो लगाते हैं, वो रविंद्रनाथ टैगोर जी द्वारा दी गई उपाधि ही है। तो महात्मा की उपाधि देने वाले भी रविंद्रनाथ टैगोर ही हैं। टैगोर ने 1929 से 1937 में विश्व धर्म संसद में भी भाग लिया था। दोस्तों वही विश्व धर्म संसद जो 1893 में हुई थी, जिसमें हमारे स्वामी विवेकानंद जी ने भाग लिया था और भारत को विश्व स्तर पर पहचान दिलाई थी। तो वही संसद जो हुई थी 1929 में और 1937 में, उसमें हमारा नेतृत्व किया था दोस्तों रविंद्रनाथ टैगोर जी ने, है ना। तो विश्व धर्म संसद सम्मेलन में भी उन्होंने भाग लिया था। वैसे ही सम्मेलन मतलब ये भी वैसा ही टाइप सम्मेलन था। टैगोर ने 2000 से अधिक गीतों की रचना की तथा उनके गीतों के संग्रह को रविंद्र संगीत कहा जाता है। दोस्तों उनको मतलब गीत भी बहुत लिखते थे वो। तो गीतों की रचना जो उन्होंने की थी, तो उनके गीतों का जो कलेक्शन है, 2000 से भी ज़्यादा गीत उन्होंने अपनी लाइफ में लिखे हैं, तो उसको बोला जाता है रविंद्र संगीत। ठीक है, बंगाली में रविंद्र नहीं बोलते, रविंद्र ही बोलते हैं। ठीक है। इसके अलावा उन्होंने बंगाल में बंगाली व अन्य भाषाओं में बहुत सी रचनाएं लिखी। तो दोस्तों इतने बड़े साहित्यकार, उपन्यासकार थे, तो कुछ रचनाओं का नाम तो लिखना बनता है ना हमारे लिए भी। तो उनकी कुछ रचनाओं का नाम भी लिखना पड़ेगा। तो बंगाली में प्लस अन्य भाषाओं में, और अंग्रेजी भी यहाँ पे लिख सकते हैं। कई सारी रचनाएं लिखी, जैसे कि गीतांजलि तो आपको पता ही है, विश्व स्तर पर गीतांजलि सबसे फेमस है। एक लिखी घारे बैरे, मतलब घर और बार को शायद ऐसे लिखते होंगे। एक लिखी गोरा, एक लिखी मानसी, एक लिखी बालका, एक लिखी सोनार। तो गीतांजलि, घारे बैरे, गोरा, मानसी और बालका और सोनार, ये सारी उनकी जो मतलब लिखे गई उनकी रचनाएं हैं। इसके अलावा दोस्तों उन्होंने एकला चालो रे गीत भी उनका प्रसिद्ध रहा। ये तो हमने बहुत बार पढ़ा होगा ना कि मतलब मतलब मेरी मम्मी मतलब बंगाल में पली बड़ी है, तो मेरे नाना और का परिवार वहीं से बिलोंग करता था। बिलोंग क्या है तो मारवाड़ी, लेकिन वहीं उनका बिजनेस वगैरह था। तो मेरी मम्मी कई बार हमें मतलब ये गीत सुनाया करती थी, क्योंकि उस टाइम पे बंगाल में ये बड़ा फेमस था। अभी भी बहुत फेमस है, क्योंकि रविंद्रनाथ टैगोर तो दोस्तों बंगाल में भगवान की तरह पूजे जाते हैं, है ना। तो इसलिए दोस्तों उनका ये जो गीत था, एकला चलो रे एकला चालो रे, ऐसे बोलते हैं। जैसे अपन बोलते हैं अकेले चलो रे, तो उसे बंगाली में बोलते हैं एकला चलो रे, है ना।
तो एकला चालो रे ऐसे करके गाते हैं। तो ये गीत इनका बड़ा फेमस रहा है और आज भी बहुत फेमस है। उनकी काव्य रचना की अगर बात करें दोस्तों, गीतांजलि की सबसे बड़ा उनका योगदान जो था गीतांजलि हेतु 1913 में साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार उन्हें यह प्राप्त हुआ और उन्हें यह पुरस्कार जीतने वाले वह पहले गैर यूरोपीय थे। दोस्तों 1913 में साहित्य के क्षेत्र में गीतांजलि हेतु, गीतांजलि जो उनकी काव्य रचना थी उस हेतु उन्हें कौन सा पुरस्कार प्राप्त हुआ? साहित्य का नोबेल पुरस्कार हुआ। और यह नोबेल दोस्तों ना केवल भारत का पहला नोबेल था बल्कि पहला ऐसा नोबेल था साहित्य के क्षेत्र में जो पहले किसी गैर यूरोपियन व्यक्ति को दिया गया था। मतलब गीतांजलि से पहले किसी भी भारतीय नहीं, एशियाई नहीं, अफ्रीकन, किसी भी एशियाई और अफ्रीकन व्यक्ति को भी नोबेल पुरस्कार नहीं प्राप्त हुआ था। तो यह पहला गैर यूरोपियन नोबेल पुरस्कार था जो कि रविंद्रनाथ टैगोर को गीतांजलि के लिए दिया गया था। तो यह केवल ना हमारे लिए बल्कि पूरे एशिया के लिए प्राउड की बात है दोस्तों कि एशिया के व्यक्ति ने उस जमाने में इतनी शानदार काव्य रचना लिखी है कि जिसे विश्व स्तर पर नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ है टैगोर द्वारा। और अगर भारत के क्षेत्र में देखें तो टैगोर द्वारा न केवल भारत का राष्ट्रगान जनगण मन, तो दोस्तों हमें पता है हमारा जो जनगण मन लिखा गया है वो भी टैगोर के द्वारा ही लिखा गया है, लेकिन ना केवल भारत का बल्कि बंगाल का भी आमार सोनार बांग्ला भी उनके द्वारा ही लिखा गया है ना, उनके द्वारा ही रचित है। तो दोस्तों अगर राष्ट्रगान की बात करें तो ना केवल भारत का राष्ट्रगान, भारत का कौन सा है? जनगण मन अधिनायक, ये अपन को पता ही है, तो ये भी इन्होंने लिखा था। प्लस उस टाइम पे दोस्तों क्योंकि बांग्लादेश में मतलब भारत के आज़ाद होने से पहले तो बांग्लादेश हमारा ही तो हिस्सा था, बाद में जब हम विभाजित हुए तभी तो बांग्लादेश को पाकिस्तान का अंग बनाया गया था। तो दोस्तों उस टाइम पे उन्होंने एक गीत लिखा था अमर सोनार बांग्ला, तो ये बंगाल का राष्ट्रीय गीत हुआ करता था। फिर बाद में जब बांग्लादेश अलग हुआ तो बांग्लादेश ने इसे अपना राष्ट्रीय गीत बना लिया था। तो अमर सोनार बांग्ला ये आज भी बंगाल का मतलब बांग्लादेश का राष्ट्रीय गीत है। 1921 में दोस्तों उन्होंने भारत में शिक्षा के प्रचार हेतु विश्व भारती विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। तो दोस्तों रचना नहीं, यहाँ पे स्थापना आएगा। स्थापना ये एक संस्था है, मतलब एक यूनिवर्सिटी है विश्व भारती। तो ये दोस्तों बहुत बड़ी एक यूनिवर्सिटी की उन्होंने स्थापना की थी और इसमें से पढ़ के आगे चल के बहुत बड़े बड़े पर्सनैलिटी भारत के निकल के आए हैं। तो विश्व भारती विश्वविद्यालय की स्थापना भी रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा ही करी गई थी। 1915 में ब्रिटिश सरकार के द्वारा नाइटहुड की उपाधि उन्हें दी गई थी जो कि जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में वापस लौटा दी गई। तो दोस्तों 1915 में तो उन्हें दी गई नाइटहुड की उपाधि, लेकिन 1999 में हो गया, 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हो गया था। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड में क्या हुआ था दोस्तों, हमारे 1000 से भी ज़्यादा लोगों पर जो निहत्थे लोग थे, तो जलियांवाला बाग में जनरल डायर ने गोलियां चलवा दी थी और 1000 से भी ज़्यादा लोग उसमें मारे गए थे। ये तो सरकारी आंकड़ा है, बाकी वास्तव में तो कहते हैं 1500 से भी ज़्यादा लोगों की डेथ हुई थी। तो दोस्तों वो एक विभत्स घटना हमारे देश के मानी जाती है। तो दोस्तों इसके कारण जो क्या हुआ था कि गांधी जी और भी हमारे बड़े बड़े नेताओं ने अपने पदक लौटा दिए थे। तो उनमें एक रविंद्रनाथ टैगोर जी भी थे जिन्होंने अपना जो पदक है, ये कौन सा, नाइटहुड की जो उपाधि है, ये वापस ब्रिटिश सरकार को लौटा दी थी। भारत के इस महान माणिक का निधन 7 अगस्त 1941 को हो गया था। तो 1941 को दोस्तों इनका निधन हो गया। अगर दोस्तों इनके बहुत सारी फेमस सी लाइन है तो मुझे एक मतलब मैंने यहाँ पे एक लाइन लिख दी। आप क्वेश्चन को प्रभावी बनाने के लिए ऐसे बड़े बड़े लोगों की दोस्तों 10-15 लाइन तो आप याद कर ही लेना। निबंध जब लिख रहे हो तो निबंध में ऐसी लाइन्स ऐड कर देना। चाहे हिंदी का लिख रहे हो तो उसमें इंग्लिश की लाइन ऐड कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। इंग्लिश का लिख रहे हो उसमें हिंदी की भी लिख सकते हो, है ना। तो जैसे मैंने आपको पहले भी बताया होगा कि मैं लिख के आई थी, किसका था, चलो बाद में बताऊंगी, वो आरएएस का रिजल्ट आने के बाद में। इनकी जो लाइन है, वी गेन फ्रीडम व्हेन वी हैव पेड द फुल प्राइस, इन्होंने कहा कि हम तब स्वतंत्रता प्राप्त करते हैं जब हम उसका पूरा मूल्य चुका चुके होते हैं। मतलब इस लाइन का कहने का मतलब है कि हम अपना लक्ष्य तब प्राप्त करते हैं जब हमारे लक्ष्य के लिए जितनी मेहनत ज़रूरी है उतनी मेहनत कर चुके होते हैं। चाहे वो स्वतंत्रता हो, चाहे वो कोई नौकरी हो, चाहे वो जीवन का कोई भी लक्ष्य हो दोस्तों, जब तक हमें असफलता तब तक ही मिलती है जब तक कि हम उसे पा नहीं सकते, मतलब
उसके लिए पूरी हमने मेहनत नहीं की है। जिस दिन हमारी मेहनत का कोटा पूरा हो जाता है, हमें सफल होने से कोई नहीं रोक सकता है ना। तो ये मैंने उठाई है एक लाइन। इसके अलावा आप वैसे भी गूगल पे सर्च करोगे तो आपको बहुत सारी लाइन इनकी मिल जाएंगी। तो आपको जो भी लाइन अच्छी लगी वो आप एक कोटेशन इनका याद कर लेना। कोई निबंध आप शुरू कर रहे हो, कोई निबंध आप ख़त्म कर रहे हो, निबंध किसी और चीज़ से रिलेटेड हो तो थोड़ा बहुत भी इससे मिलता है तो आप लिख सकते हो। जैसे कि भारत के सामाजिक सुधार आ गया, भारत में समस्याएं आ गई है ना, तो जैसे भारत की समस्याएं बताइए, जनसंख्या वृद्धि की समस्या आ गई है ना, तो इसमें भी आप एक पॉजिटिव सोच के साथ में जब अपना निबंध खत्म करते हो तो ऐसे आंसर आप मतलब ऐसी लाइंस आप लिख सकते हो। और हमेशा बोल रही हूँ कि ऐसी लाइन जो भी आपकी रफ कॉपी है या जिसमें भी आप प्रैक्टिस करते हो, जो भी आपकी फेयर कॉपी है, उसके पहले पेज पे दोस्तों हमेशा शुरू के पेज खाली रखा कीजिए, 1 या 2 पेज, और उसमें हमेशा ऐसी इंपॉर्टेंट चीज़ें उसके गत्ते पे लिख लिया 10 कोटेशन, है ना। क्योंकि वो सामने वाला पेज अक्सर खुलता ही रहता है और वो उनको याद करने की ज़रूरत ही नहीं होती, वो बार बार दिखते रहता है। कई बार पढ़ने का मन नहीं करता, कॉपी बंद करके बैठ जाते हैं, सामने वाला पेज खोल लेते हैं, उस पर कुछ लिखा होता है ना। आप जहाँ बैठते हैं स्टडी टेबल पे सामने चिपका दिए कुछ अच्छी अच्छी लाइंस, वो आपको कभी रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो आपको ऐसे ही याद हो जाएंगे, है ना। मैंने बहुत सारी लिख रखी थी, मुझे अब्दुल कलाम जी बहुत पसंद है तो मैंने अब्दुल कलाम जी की बहुत सारी लाइंस लिख रखी थी, है ना। तो दोस्तों वैसे ही कुछ लाइंस आप लिख लीजिएगा, ये आपको आंसर राइटिंग में बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। यार राम कथा तो सभी गाते हैं, आप कुछ अलग करके दिखाओ ना, है ना। क्योंकि एक उनके जो हमारे अमीर खुसरो हैं उन्होंने लिखी थी, बर रूह ज़मीयस्त हमीयस्त हमीयस्त हमीयस्त, लाल किले की दीवार पे वो लाइन लिखवाई थी, इतनी पसंद आई थी फिर आगे जो शासक है उनके काल में उनको। तो दोस्तों ये लाइन मैंने इंग्लिश के ऐसे में यूज़ करी थी, और इंग्लिश के ऐसे में बाकायदा इन्वर्टेड कोमा लगा के बर रूह ज़मीयस्त ऐसे लगा के लिख के आई थी। और ये पिछली बार की बात है, इस बार भी लिखा है, पिछली बार भी इस चीज़ में मुझे बहुत अच्छे नंबर मिले थे। क्यों नहीं मिलेंगे, क्योंकि हम कुछ डिफरेंट तो लिख रहे हैं, गलत तो नहीं लिख रहे हैं ना। ऐसे तो नहीं है कि हम कोई फिल्मी डायलॉग लिख रहे हैं। तो हमारा नॉलेज झलकाने की जगह हमें कहीं भी मिले, मुझे तो ऐसे लगता है, बाकी सबकी अपनी अपनी राय हो सकती है, कि छोड़नी नहीं चाहिए। और खासकर ऐसे कोटेशन आप लिख लीजिएगा। उस टाइम शायद टूरिज्म ऑफ इंडिया ऐसे कुछ निबंध था, है ना, तो उसमें मैंने लिखा था कि उस टाइम पे हमारी मतलब हमारी इसका मतलब ये होता है कि हम जिंदगी मतलब विश्व में अगर कहीं स्वर्ग है, धरती पर अगर कहीं स्वर्ग है तो वो यही है, यही है, यही है, ऐसे था इस लाइन का मतलब। तो इससे अच्छी लाइन क्या हो सकती है। हमारे जो विश्व की धरोहर है, हमारे यहाँ पे भारत की धरोहर है उनके लिए, तो ऐसी चीज़ें आप भी याद कर सकते हो। तो इसलिए बोल रही हूँ, जहाँ भी आप पढ़ते हो या फिर जिस भी कॉपी में आप पढ़ते हो वहाँ पे आप ऐसी चीज़ें नोट कर सकते हो। और हमेशा बोल रही हूँ, कोई भी निबंध लिखिए उसकी शुरुआत ऐसी लाइन से कीजिए, उसको ख़त्म ऐसी लाइन से कीजिए। महिला सशक्तिकरण पे तो 10 लाइन रट ही लीजिए। जैसा कि अंबेडकर जी ने कहा था कि मैं किसी भी देश के विकास का पैमाना उस देश की महिलाओं का विकास कितना हुआ है उसे देखकर मापता हूँ, है ना। तो ऐसी ही और बहुत सारी चीज़ें कि मैंने तो मतलब महिला सशक्तिकरण पे तो बहुत सारे कोटेशन और बहुत सारे फ्रेजेस भी याद कर रखे थे, कि मतलब बहुत सारे कर रखे थे, है ना। तो वैसे आप ही याद कर लीजिए, क्योंकि जो फोर्थ पेपर हमारा होता है हिंदी और इंग्लिश वाला दोस्तों, जो आप बहुत सारे जो फेल हो रहे हैं चाहे जो पास हो रहे हैं, उनमें आप देखोगे सबसे ज़्यादा नंबर जो आते हैं वो इसी में आते हैं, क्योंकि इसी में हमको अपनी भावनाएं व्यक्त करने का मौका मिलता है, हिंदी और इंग्लिश में। इनमें बहुत सारे निबंध आते हैं, बहुत सारे पल्लवन आते हैं, संक्षिप्तीकरण आते हैं, हर जगह हम अपनी चीज़ें चेप सकते हैं, है ना। तो ऐसी चीज़ें अगर हम लगाते हैं, मतलब चेपने का मतलब लिखते हैं, तो हमारा आंसर कुछ अलग बनेगा। और अलग जब ही बनेगा जब हम औरों से अलग दिखाएंगे, है ना। सारी चीज़ें तो और भी लोग ऐड करते हैं। तो वुमन रिलेटेड डेटा आप लोग थोड़े से याद रखिएगा। एक जो छोटी सी चिपका दीजिए, लिस्ट चिपका दीजिए सामने, उसमें थोड़े से फ्रेजेस लिख लीजिए। एक लिस्ट चिपका दीजिए, इसमें लिख लीजिए कि बाल मृत्यु दर इतनी है, मातृत्व मृत्यु दर इतनी है, सबसे ज़्यादा वुमन डेथ रेट इतनी है, रेप रेट इतनी है, रेप सबसे ज़्यादा यहाँ पे हो रहे हैं, है ना। ऐसी चीज़ें बहुत हेल्प करती हैं आंसर राइटिंग में, है ना। तो ऐसी चीज़ें आप थोड़ा सा याद करके रखोगे तो आंसर अच्छा बनेगा। तो आज दोस्तों बहुत ही ईजी सी चीज़ हमने पढ़ी है, रविंद्रनाथ टैगोर जी, बहुत ही ईजी ईजी लाइंस भी हैं, कहानी जैसी लगी होगी आपको। ये कहानी अगर एक बार पढ़ लोगे तो हो सकता है पिछली बार अगर भारतेंदु हरीशचंद्र पूछा है तो हो सकता है इस बार रविंद्रनाथ टैगोर पूछ लिया जाए, है ना। तो इसलिए हमारे लिए मतलब मुझे लगा कि शायद पूछ लिया जाए, तो आज मैंने ये हल्का सा क्वेश्चन ले लिया। उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।